आज मैं आपको एक ऐसे साइको किलर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने नहीं लगाती थी, बल्कि उसको टुकड़ों में बदल कर एक बैग में भर लेती थी। फिर सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखती थी और फिल्म देखने के दौरान उस लाश से भरी बैग को अपने सीट के पास ही रखती थी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं एक महिला साइको किलर की बात कर रहा हूँ। वो महिला एक सीरियल किलर थी जो पूरे कत्ल की वारदात को अपने 2 बेटियों के साथ अंजाम देती थी। और जब आप इस कत्ल करने की वजह के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कोई बस इतनी छोटी सी चीज़ के लिए किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर कनेक्ट करने जा रहा हूँ गवित सिस्टर्स की कहानी से। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1973 में। अंजना बाई अपने एक आशिक के साथ भागकर पुणे आती है, जहां पर वो एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम रेणुका होता है। लेकिन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वो अकेली हो जाती है, बेसहारा हो जाती है और अपने आगे के ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए उसे चोरी का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी आदत उसे पहले से ही थी। वो छोटी मोटी चोरियां किया करती थी। आगे चलकर उसकी मुलाकात होती है मोहन गवित नाम के एक शख्स से, जो कि आर्मी से रिटायर एक सोल्जर था। उससे मुलाकात के बाद अंजना बाई उससे शादी कर लेती है और उसके साथ भी एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम रखती है वो सीमा। अब यहाँ अंजना की ज़िंदगी में मोहन आ तो जाता है, लेकिन उसकी चोरी की आदत नहीं जाती है और अपनी इसी आदत के वजह से उसे बार बार पुलिस का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से मोहन गवित की खूब बेइज्जती होती है। वो अंजना से बात करता है, समझाता भी है कि वो ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन वो मानती नहीं है और अंत में मोहन को अंजना को छोड़ देना पड़ता है। वो उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है और अंजना एक बार फिर से अपने 2 बच्चों के साथ बेसहारा हो जाती है और वो चोरी चकारी को ही एक जरिया बना लेती है, जिससे वो अपने आगे की ज़िंदगी का गुजर बसर करती है। इसे एक तरह से अपना वो डेली रूटीन बना लेती है। वो घूम घूम कर अलग अलग जगह पर चोरियाँ किया करती थी, खास करके मंदिर में, जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करता था। और वो अपने बेटियों के साथ महिलाओं की पर्स चोरी करती थी और साथ ही साथ उनके गहने भी। अब उनकी जो ये चोरी की आदत होती है, मामूली सी चोरी की आदत, वो आगे चलकर एक ऐसा टर्न ले लेता है जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, तो आपके होश उड़ जाएंगे। होता ये है कि समय बीतता है और आ जाता है 1989। अंजना अपनी बड़ी बेटी रेणुका का पुणे में एक किरण शिंदे नाम के दर्जी से शादी करा देती है। और ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये किरण शिंदे ही आगे जाकर इन लोगों के सारे राज से पर्दा उठाता है। खैर 1989 के बाद आता है 1990 और इस साल जो रेणुका होती है वो एक मंदिर में चोरी करने के दौरान पकड़ी जाती है। खूब हो हल्ला होता है, यहाँ तक कि पुलिस को बुलाने की भी नौबत आती है। रेणुका इतने टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसे पुलिस पकड़ ना ले, और इसी टेंशन में वो बोल देती है कि मैं यहाँ मंदिर में अपने बेटे के साथ आई हूँ और एक माँ जिसके गोद में उसका बेटा हो वो भला चोरी कर सकती है क्या। उसका ये इमोशनल डायलॉग जो होता है वो काम आ जाता है और जो लोग होते हैं वो ये मान लेते हैं कि उसने चोरी नहीं की है। यहाँ पर रेणुका जो होती है वो चोरी भी करती है, चोरी के इल्ज़ाम से भी बच जाती है और वापस घर भी आ जाती है। यहाँ से उसके दिमाग में एक तरह से एक शैतानी हंसी आती है कि वो सब कुछ करने के बाद भी बच गई। इस पूरे आपबीती को वो जाकर अपने माँ और छोटी बहन को बताती है और यहाँ से वो एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि आगे की चोरी करने के लिए वो बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब कभी भी वो चोरी के दौरान पकड़े जाएंगे तो वो बच्चे की सहायता लेंगे, एक तरह से उसे डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करेंगे ताकि वो उस पूरे चोरी से बचकर निकल जाए और किसी के हाथ ना आए। और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए वो मुंबई, नासिक, कोल्हापुर और पुणे जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह से बच्चों को किडनैप करना शुरू कर देती है। और वो ऐसे बच्चों को टारगेट करती है जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और अगर उसका कोई परिवार वाला भी हो तो उसकी इतनी पहुंच नहीं हो जिससे कि वो पुलिस तक पहुंचे और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए ज़्यादा कोशिश कर पाए। और इसी कड़ी में वो सबसे पहले जिस बच्चे को किडनैप करती है वो भिखारी का बच्चा होता है। उसे वो
संतोष नाम देती है, जिसके ज़रिए न जाने वो कितने ही चोरी करते हैं, कितने ही पैसे इधर उधर से चुराते हैं। लेकिन एक बार एक मंदिर में जब वो चोरी को अंजाम दे रहे होते हैं तो जो अंजना बाई की बेटियां होती है वो पकड़ी जाती है। उस वक्त जो संतोष होता है वो बच्चा वो अंजना बाई के हाथ में होता है। जब उनकी बेटी लोगों के पकड़ में आ जाती है और पुलिस को बुलाने की तैयारी होती है तो अंजना बाई क्या करती है, संतोष को अपने गोद से ज़ोर से ज़मीन पर पटक देती है, जिससे संतोष ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और सभी लोगों का ध्यान उनकी बेटियों से हटकर बच्चे की आवाज़ पर आ जाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर वो संतोष के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन संतोष काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरा था, जिस वजह से उसे काफ़ी चोट आई थी और वो लगातार रोए जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था, जिससे अंजना बाई और उनके बेटियों को ऐसा लगा कि उसके रोने की आवाज़ से कहीं वो पकड़े ना जाएं। उसके बाद अंजना बाई क्या करती है, अपनी बेटियों के साथ मिलकर उस संतोष जो छोटा सा बच्चा होता है उसके सिर को एक पोल के अगेंस्ट तब तक पटकती है, तब तक मारती रहती है जब तक कि उस छोटे से बच्चे संतोष की जान नहीं चली जाती है। कुछ ऐसा ही हाल वो गौरी नाम के एक बच्ची के साथ भी करती है, जो इसी तरह से रोने लगती है तो वो उसे मार देती है। उसके बाद उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट देती है और एक बैग में भर लेती है। उसके बाद उस लाश को ठिकाने नहीं लगाती है, बल्कि उस लाश को एक बैग में लेकर सिनेमा घर में जाती है, वहाँ पे मूवी की टिकट खरीदती है, बैठकर तसल्ली से पूरे फिल्म को देखती है और उस दौरान उस लाश से भरे बैग को अपने सीट के पास रखती है और वहाँ से निकलने के बाद उस लाश को ठिकाने लगाती है। 1990 से लेकर 1996 तक वो लगभग 40 बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, चोरी में उनकी मदद लेते हैं और फिर उसे मारकर उसके लाश से छुटकारा पा लेते हैं और फिर आगे चोरी की कोई नई प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के दौरान अभी भी अंजना बाई के मन से जो उसका पति होता है मोहन, उसके लिए बदले की भावना गई नहीं थी। वो चाहती थी किसी भी तरह से उससे बदला ले और उसके बाद वो एक दिन नासिक शहर में मोहन के घर से उसके बच्ची को अगवा कर लेती है और बदले को अंजाम देने की जो इसकी जो भावना होती है वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती आगे चलकर साबित होती है। क्योंकि जो मोहन होता है, मोहन गवित, वो अपने पत्नी के साथ नासिक पुलिस स्टेशन जाता है और ये रिपोर्ट लिखाता है कि उसे शक है कि उसकी बच्ची का जो किडनैप हुआ है वो उसकी जो पुरानी जो पहले की पत्नी है अंजना बाई, उसने ही किया है। क्योंकि अंजना बाई और उसकी जो दोनों बेटी है वो उनसे और उनके परिवार से नफ़रत करते हैं। जैसे ही ये बात अंजना बाई को पता चलती है कि इस पूरे मामले में अब पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, तो वो अपने दोनों बेटी और जो उसका दामाद होता है किरण शिंदे, उसके साथ अंडरग्राउंड हो जाती है, गायब हो जाती है शहर से। लेकिन फिर ना जाने उसके मन में क्या आता है, वो शहर में एक दिन वापस आ जाती है और जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिलती है वो तुरंत जाकर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसके घर पर भी रेड कर देते हैं। जैसे ही वो उसके घर पर जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि बच्चों के बहुत सारे खिलौने हैं और बच्चों के कपड़े भी हैं, जो कि किसी एक बच्चे के कपड़े नहीं हैं, 1 से लेकर 5 साल के बच्चों के कपड़े हैं, अलग अलग कपड़े, और उस पर खून के छींटे भी हैं। अब यहाँ पर पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। उसके बाद पूछताछ शुरू होती है उन तीनों माँ बेटी से और अलग से किरण शिंदे से भी, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ भी खबर नहीं लगती है, क्योंकि जो ये तीनों होते हैं इतने मासूम बनते हैं पूछताछ के दौरान और इस तरह से अनजान बनते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती दिखाती है तो जो छोटी बेटी होती है अंजना बाई की, वो अपना जो उसका सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है और वो इस बात को कबूल लेती है कि मोहन गवित की और जो उसकी दूसरी बीबी की जो बच्ची होती है 9 साल की क्रांति, उसको उन्होंने ही किडनैप किया था और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया और पुणे के एक ईख के खेत में ले जाकर दफना दिया। और ये सब उसने अपनी माँ के कहने पर किया ताकि उसका बदला पूरा हो सके। अब यहाँ पर पुलिस ने क्रांति का केस तो क्रैक कर लिया था, लेकिन अब भी उनके दिमाग में वो सवाल घूम रहा था कि आखिर जो उनके घर से कपड़े मिले हैं वो किसके हैं, क्योंकि वो कपड़े किसी एक बच्चे के थे नहीं, अलग अलग उम्र के बच्चों के थे, तो वो कपड़े आखिर है किसके। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस पूरे छानबीन में सीआईडी भी इन्वॉल्व होती है, खूब छानबीन होती है और आगे चलकर जो किरण शिंदे होता है
अंजना बाई का दामाद, वो इस पूरे केस में टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये नाम याद रखिएगा। किरण इस पूरे मामले में बताता है कि कैसे जो अंजना बाई है और उनको दोनों बेटी मिलकर कैसे क्या करते थे, और उसने ये भी बताया कि वो लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद किया करता था। लेकिन जिस तरह से उसने पुलिस की हेल्प की और एक तरह से सरकारी गवाह बना इस पूरे मामले में, उसे देखते हुए और उसके सहयोग को देखते हुए आगे चलकर कोर्ट से उसे माफ़ी मिल जाती है। और इन तीनों की जो एक तरह से तिगरी हम कह सकते हैं, जोड़ी तो कह नहीं सकते हैं, ये जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी ट्रायल शुरू होने का दौर भी नहीं आया था कि अंजना बाई की बीमारी से जेल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है और बच जाती है वो दोनों गवित सिस्टर्स, जिस पर आगे ट्रायल होना है। ट्रायल शुरू होता है और जो किरण होता है उसके अलावा और भी 150 लोगों की गवाही ली जाती है, और 2001 में पूरे मामले में जो भी सबूत होते हैं उसे देखते हुए दोनों जो बहनें होती हैं गवित सिस्टर्स, उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, जो आगे चलकर बार बार अपील भी होता है हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। हर जगह इस सज़ा को बरकरार रखा जाता है, जिसके बाद उन दोनों बहनों के पास एक रास्ता बचता है जो कि राष्ट्रपति से उन्हें माफ़ी मिल सके। वो वहाँ भी गुहार लगाती है कि उसके सजाए मौत से उसको माफ़ी मिले, लेकिन काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद जवाब ना में मिलता है और उनके मौत के सज़ा को बरकरार रखा जाता है। फिर दोनों जो गवित सिस्टर्स होती है वो अपने वकील के ज़रिए मुंबई हाई कोर्ट में एक अजीब सी रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें जो मौत की सज़ा मिली है उसे बदल कर आजीवन कारावास दे दिया जाए। और इसके पीछे तर्क वो ये देती है कि जब उन्होंने राष्ट्रपति से दया याचिका की गुहार लगाई थी तब वो मामला काफ़ी लंबा खिंच जाता है, और उस दौरान वो हमेशा इंतज़ार करती थी कि कब उन्हें माफ़ी मिलेगी, लेकिन उन्हें माफ़ी मिलती नहीं है अंततः। और इस दौरान वो मौत के साए में जी रहे थे, उसे हर रोज़ ऐसा लग रहा था कि अब उनका मौत आने वाला है, वो मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। तो ये मामला भी जो मुंबई हाई कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और अंत में 2022 में जनवरी पिछले साल में मुंबई हाई कोर्ट उनके मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए उनके रिक्वेस्ट को मान लेती है और उसे आजीवन कारावास दे दिया जाता है सजाए मौत के बदले। और अब ये जो दोनों बहनें हैं गवित सिस्टर्स, वो जेल के अंदर है, अपने किए की सज़ा झेल रही है। आज के गवित सिस्टर्स की इस कहानी में बस इतना ही। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट ज़रूर करें। हम नए सफ़र में नए कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, नए किरदार होंगे उसमें, लेकिन मैं यहीं रहूँगा क्राइम कनेक्ट पर आपको क्राइम की कहानी सुनाने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और रहिए सतर्क। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।